हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर मेटेरोलॉजी के एक टॉपिक विंड्स, टाइप्स ऑफ विंड्स, डेली एंड सीजनल वेरिएशंस ऑफ विंड स्पीड के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे कि विंड यानी कि जो हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं और इनके क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं। साथ में हम जानेंगे कि डेली एंड सीजनल वेरिएशंस ऑफ विंड स्पीड के बारे में, यानी कि जो हवाओं की जो चाल होती है, मतलब विंड स्पीड जो होती है उसके अंदर अलग अलग वेरिएशंस क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इन सब चीज़ों को इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे विंड यानी कि हवाएं जो होती हैं वो होती क्या हैं। देखिए, आपको पता होगा कि जो गैसेस का मिक्सचर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर कहते हैं। अब कहीं अगर एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है और कहीं अगर एयर का प्रेशर कम होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस एयर का जो मूवमेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर इज नोन एज द विंड। ओके, समझ आ गया होगा आपको कि भाई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो हो रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। अब दिमाग में आती है कि भाई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को अगर विंड कह रहे हैं तो वर्टिकल मूवमेंट अगर हो एयर का तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे एयर करंट। देख लीजिए, द वर्टिकल मोशंस आर कॉल्ड एयर करंट। अच्छा, कुछ ऊपर भी लिखा हुआ है जिसके ऊपर एक नजर रख लेते हैं हम। क्या है कि अगर हाई टेम्परेचर होता है तो एयर का प्रेशर कम होता है। एयर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और देखिए, यहाँ वहाँ भी मैंने यही बताया है कि अगर टेम्परेचर हाई होता है तो गैस फैलती है, एक्सपेंड होती है। उससे क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाने से क्या होता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर लो होता है तो हवा कंडेंस होती है, मतलब संघनित हो जाती है। तो उससे क्या होता है, एयर का प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये टेम्परेचर का प्रेशर के ऊपर जो इफेक्ट है ना, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आगे हमें वीडियो के अंदर बहुत हेल्प करने वाला है। तो अब हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं विंड की मोशन को, या हम कह सकते हैं विंड की डायरेक्शन को। देखिए, इसके अंदर हम 4 तरह की फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि पहला फोर्स है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा है कोरियोलिस फोर्स और जो चौथा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसमें से जो सबसे पहला है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, उसके बारे में हम अभी जान लेते हैं क्या है ये। देखो, प्रेशर ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। ग्रेडियंट वर्ड हमेशा स्लोप जब भी हो जाए ना कहीं पे, तब यूज किया जाता है। स्लोप कैसे, स्लोप का मतलब ये हुआ कि जैसे कहीं पे अगर कुछ ज्यादा है और कहीं पे कुछ कम है तो स्लोप क्रिएट हो जाती है ना। स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान। ढलान कब क्रिएट होती है, जब कहीं ज्यादा है कुछ, कहीं कम है, तो उससे स्लोप क्रिएट हो जाती है। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, कहीं पे प्रेशर ज्यादा है और कहीं पे कम है, तो उससे जो कुछ बना है, जो सीन क्रिएट हुआ है, उसको अपन ग्रेडियंट वर्ड देंगे, तो प्रेशर ग्रेडियंट। इस चीज को याद रखना, प्रेशर ग्रेडियंट वर्ड को। अब इस वजह से जो फोर्स क्रिएट हुआ है उसी को हम क्या कहेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहेंगे। तो मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज नोन एज द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट समझ आ गया था। दूसरी चीज है द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस दिस फोर्स। अब इस ग्रेडियंट की वजह से जो फोर्स क्रिएट हुआ है उसी को हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कह रहे हैं। तीसरी चीज देखो, आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है ना, वो डिस्टेंस के साथ इफेक्ट होता है। अगर कहीं दो जगहों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, लेकिन उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होगा वो कम होगा। और अगर ये जगहें दोनों पास हैं, मतलब यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ कम है, और ये दोनों बहुत पास पास हैं, तो उससे क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो डेवलप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, फोर्स ज़्यादा होगा कम होगा उसके बारे में बात की है मैंने। तो अब देखो, स्ट्रॉन्ग, ये फोर्स कहाँ स्ट्रॉन्ग होता है, वेयर द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स के बारे में मैं पहले ही वीडियो के अंदर बात कर चुका हूं कि ऐसी दो जगह हैं जहां पे प्रेशर इक्वल होता है, उसको अगर किसी लाइन से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। तो दो आइसोबार्स हैं, मान लीजिए एक आइसोबार ये है, आइसोबार ये है। जैसे एग्जांपल भी मैंने लिया है यहाँ पे, एक के ऊपर प्रेशर है 408, ठीक है, और दूसरे पे है 400 मिली बार के रूप में। तो यहाँ दो प्रेशर वाले आइसोबार्स हैं। अगर मान लीजिए ये आइसोबार्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उन दोनों के बीच के अंदर जो फोर्स क्रिएट होगा वो क्या होगा, कम होगा।
वहीं अगर ये एक दूसरे के बहुत पास होते हैं तो ये जो फोर्स क्रिएट होगा इनके बीच में, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो डिस्टेंस का फर्क समझ आ गया, डिस्टेंस कैसे इफेक्ट करता है इस फोर्स को। ठीक है, लास्ट में लिखा है परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। ये जो आइसोबार्स क्रिएट बताए हैं मैंने आइसोबार्स के बारे में, इसके लंबवत रूप में क्या होता है, ये प्रेशर या कह सकते हैं ये जो फोर्स है वो क्रिएट होता है। तो मतलब परपेंडिकुलर होता है आइसोबार्स के। देखो ये आइसोबार्स है, ये लाल कलर के एरो से मैंने दिखा रखा है, ये PGF मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो परपेंडिकुलरली डेवलप हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात कर ली प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में। एक तो अब हम बात करेंगे तीसरे फोर्स की, जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स। आप जरा सोचिए कि आपने फ्रिक्शन वर्ड पहली बार क्या जब भी सुना था तो उसके बारे में आपने क्या समझा था। मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि फ्रिक्शन जो होता है वो किसी भी मोशन जब भी होता है ना, तो उसके अपोजिट में जो फोर्स लगता है उसी को हम फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं। तो आपको पता होगा इस बारे में। तो एयर के केस में भी ऐसा ही है कि जो हवा चल रही है उसके रास्ते में जो रुकावट आ रही है, उस वजह से जो अपोजिट फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कह रहे हैं। तो मतलब हिंड्रेंस अफेक्टिंग द मोशन ऑफ द एयर इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। और देखिए, इट्स इन्फ्लुएंस इज जनरली एक्सटेंड अप टू एन एलिवेशन ऑफ 1 to 3 किलोमीटर। आपको पता होगा कि भाई हवाओं के रास्ते में रुकावट क्या है, ये पहाड़ वगैरह ही तो है। और ये पहाड़ वगैरह कितनी किलोमीटर से हैं, तो हम देखते हैं कि जमीन से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये शुरू होते हैं पहाड़ वगैरह। तो इन पहाड़ों की वजह से ही हवा क्या होती है, टकराती है और उसकी स्पीड जो है वो इफेक्ट होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 1 से 3 किलोमीटर की से तो शुरुआत है उसकी, है ना। और हम देखते हैं कि मिनिमम है कहाँ पे, बहुत कम है सी लेवल पे, क्योंकि समुद्र के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कोई पहाड़ वगैरह होगा, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। तो उस वजह से वहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन बहुत कम है। ठीक है, आगे की बात समझिए फ्रिक्शनल फोर्स की। चौथा फोर्स, या हमारे इसलिए तो देख लीजिए तीसरा फोर्स जो है कि कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स थोड़ा सा खास है। इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं जो कि घूम सकता है इस तरह से। ठीक है, ऐसी प्लेट, बड़ी सारी प्लेट के ऊपर या डिस्क के ऊपर खड़े हैं जो कि इस तरह से मूवमेंट कर सकता है, मतलब घूम सकता है। आपको कहा गया है कि आपको सेंटर से एकदम उस कोने तक, मतलब सामने तक आपको चलना है। तो और जैसे ही आप चलना स्टार्ट करते हैं तो नीचे से उस डिस्क को चालू कर दिया गया है, मतलब वो इस तरह से नीचे घूम रही है। तो आप जब स्ट्रेट चलने की कोशिश करेंगे ना, तब आप जानेंगे कि कोशिश तो की गई थी सामने चलने की, लेकिन हम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसका जो मूवमेंट होगा, नीचे का जो रोटेशन है, उस वजह से हम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, है ना। ऐसा होगा क्यों? क्योंकि यहाँ एक फोर्स क्रिएट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ऐसा ही सेम क्रिएट होता है सेम किसके अंदर, अर्थ के फेज में। अर्थ आपको पता होगा थोड़ी सी टिल्ट हुई हुई है और अपने एक्सिस पे यूं भी घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ से चक्कर लगा ही रही है, साथ में अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है। तो अपनी एक्सिस पे जब घूम रही है तो हवा ने सोचा कि मेरे को अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना है, तो वो जैसे ही वो सीधी चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लेकिन अर्थ जो है वो अपने आप में ही घूम रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ यूं अपना रोटेशन दिखा रही है। तो इस वजह से क्या होता है, हवा का डायरेक्शन थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, वो सीधा सीधा नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस वजह से उसको बोलते हैं अपन कोरियोलिस फोर्स। यही सब कुछ मैंने यहाँ लिखा है, द फोर्स दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। मतलब ऊपर का जो हेमिस्फीयर होता है, हवा जब ऊपर के, हवा का राइट देखना है इसमें, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर हवा अपने राइट के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवा अगर मान लो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रही है तो अपने राइट के अंदर डिफ्लेक्ट होगी, पोल से नीचे की तरफ आ रही है तो अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। और उल्टा ही यहाँ लिखा हुआ है साउथ हेमिस्फीयर के अंदर क्या होती है, ये लेफ्ट के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाती है। और भी देख लो इंपॉर्टेंट बात कि जो ये कोरियोलिस फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंगल ऑफ लैटिट्यूड के। मतलब इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा ना डिग्री के अंदर, 0 डिग्री से ऊपर बढ़ता हुआ 90 डिग्री तक जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जितना ज़्यादा लैटिट्यूड उतना ज़्यादा होगा कोरियोलिस फोर्स। इसी वजह से हम देखेंगे कि जो पोल्स होते हैं ना ऊपर, उन पे सबसे ज़्यादा होता है ये कोरियोलिस फोर्स, और जो इक्वेटर है बीच में वहाँ पर 0 होता है ये कोरियोलिस फोर्स। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में। मतलब हम जानेंगे कि इस वीडियो के दौरान हम कौन कौन सी विंड्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो विंड्स को मेजरली 3 तरह से डिवाइड किया गया है। एक है प्लेनेटरी विंड्स, दूसरी है लोकल विंड्स एंड थर्ड वन आर सीजनल विंड्स। जो प्लेनेटरी विंड्स हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ट्रेड विंड्स क्या होती है, ईस्टर्लीज क्या होती हैं और वेस्टर्लीज विंड्स कौन सी होती हैं। लोकल विंड्स के दौरान हम पढ़ेंगे कि लैंड एंड सी ब्रीजेस क्या होते हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि वैली एंड माउंटेन विंड्स
किस तरह से अपना मोशन दिखाती हैं, मतलब किस तरह से उनके अंदर फिनोमेना होते हैं। और साथ में हम सीजनल विंड्स के अंदर देखेंगे मॉनसून के बारे में कि इंडियन मॉनसून जो होता है वो कब आता है, कैसे आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीजनल विंड के अंदर देखने वाले हैं। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले टाइप के बारे में, जो कि है प्रीवेलिंग विंड्स, या कह सकते हैं हमें प्लेनेटरी विंड्स, परमानेंट विंड्स या प्राइमरी विंड्स। देखो ये चारों नाम है ना जो पीपी से स्टार्ट हो रहे हैं, इन सबका मतलब एक ही है, क्या कि विंड्स दैट ब्लोज ऑलमोस्ट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल के दौरान इनकी जो डायरेक्शन होती है वो लगभग सेम रहती है। तो इन विंड्स को कहते हैं हम प्लेनेटरी, परमानेंट, प्राइमरी या प्रीवेलिंग विंड्स। ओके, और साथ में देखो कि ये ऑक्यूपाई करती है एक्सटेंसिव एरिया ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर काफ़ी बड़ा सारा एरिया कवर करती हैं ये एयर्स, ठीक है, विंड्स। और हम देखें कि ये जो प्लेनेटरी विंड्स हैं ये 3 तरह की हो सकती हैं, 3 तरह से डिवाइड की जा सकती हैं। जैसे कि पहली है ट्रेड विंड्स, दूसरी है वेस्टर्नरीज, तीसरी है ईस्टर्नरीज। ट्रेड विंड्स जो होती है ना वो ब्लो करती हैं फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं? प्रेशर बेल्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी जो इससे पहले वाला वीडियो था उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। और अगर हम देखें कि यहाँ ट्रेड विंड्स किसे कहा गया है, तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाला बेल्ट है वहां से हवा जा रही है कहाँ, लो प्रेशर बेल्ट जो कि है इक्वेटोरियल पे, तो उन हवाओं को हम क्या कह रहे हैं, ट्रेड विंड्स कह रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें वेस्टर्नरीज की, वेस्टर्नरीज का मतलब जो वेस्ट से चलेंगी हवाएं, उल्टा मत याद रखना कि भाई जिस तरफ जा रही है तो उसका नाम दे दो, वेस्ट की तरफ जा रही है तो वेस्टर्नरीज, नहीं, ऐसा नहीं है। जहां से शुरू हुई है ये उसको नाम दिया गया है। जैसे कि वेस्टर्नरीज तो वेस्ट से चलना शुरू होंगी, ये तो वेस्ट टू ईस्ट जाएंगी, ये ब्लो करेंगी। और देखिए कहाँ जाएगी, इक्वेटोरियल पे, ये मतलब अर्थ के लैटिट्यूड्स पे। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहाँ जाएंगी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ देखी जाती हैं। ईस्टर्नरीज क्या होगा, जस्ट अपोजिट, भाई ईस्ट से चलना स्टार्ट होंगी जो एयर, उनको हम कहेंगे ईस्टर्नरीज। ब्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और देखो ब्लोज फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। पोल्स के ऊपर जो होता है एयर का प्रेशर हाई होता है, वहां से चलती हैं एयर्स कहाँ की तरफ, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। और खास बात ये याद रखना कि ईस्टर्नरीज जो विंड्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोलर विंड्स कहते हैं, ठीक है। और साथ में देख लो ये ड्राई और कोल्ड होती हैं, मतलब सूखी और ठंडी एयर्स होती हैं। तो अब हम बात करेंगे लोकल विंड्स के बारे में। लोकल विंड्स मतलब किसी लोकल एरिया की कंडीशंस के हिसाब से, वहां कंडीशंस के हिसाब से हम देखेंगे कि विंड्स चलेंगी, तो उनको हम क्या बोलेंगे, लोकल विंड्स कहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर 2 एग्जांपल पढ़ते हैं हम, एक लैंड एंड सी ब्रीजेस एंड द सेकंड वन इज वैली माउंटेन विंड्स। तो देखिए इसमें से जो लैंड एंड सी ब्रीजेस है उसमें क्या होता है, देखिए जब दिन होता है ना, पहली बात तो ये कहाँ का फिनोमेना है, तो कोस्टल एरिया का, समुद्री इलाके वाला जो एरिया होता है वहां के बारे में बात की गई है कि वहां जब दिन होता है तो उस वक्त क्या होता है, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, स्पेसिफिक हीट की वजह से। लैंड की स्पेसिफिक हीट कम होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि भाई 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो वो स्पेसिफिक हीट जो होती है ना लैंड की, वो कम होती है, तो मतलब लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, समुद्र गर्म हो नहीं पाता। तो उस वजह से क्या होता है, वहां पे कूल होता है, समुद्र के ऊपर की एयर कूल है और वहां लैंड के ऊपर की वार्म है। तो जहां वार्म है वहां लो प्रेशर होता है, हमने वीडियो के पहले ही शुरू में ही समझ लिया था इस चीज को। और जहां कूल है वहां पे प्रेशर हाई होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होती है, एयर आती है, मतलब उसका फ्लो होता है, तो उसको हम बोलते हैं सी ब्रीजेस। जस्ट उल्टा होता है रात के वक्त। रात के वक्त जो जमीन है वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है, स्पेसिफिक हीट कम है तो जल्दी ही गर्म होती है, जल्दी ही ठंडी हो जाती है ये। लेकिन समुद्र उसके कंपैरेटिव में अभी भी क्या रह जाता है, गर्म रह जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ ठंडक होने से प्रेशर यहाँ हाई होता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब जमीन से समुद्र की तरफ हवाएं जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीजेस कहते हैं। ओके, आ गया होगा आई थिंक आपको समझ में। नहीं समझ आया है तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लो, आ जाएगा समझ में। और देख लो दूसरी है वैली एंड माउंटेन विंड्स। यहाँ भी सेम ऐसा ही फिनोमेना है क्या कि भाई दिन के अंदर क्या होता है, 2 पहाड़ों के बीच में जो इलाका है उसको वैली कहते हैं, पता होगा आपको। तो ये जो वैली है वहाँ पे दिन के वक्त ये जो पहाड़ है वहाँ की जो एयर है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। जल्दी ध्यान रखना, देखो पहाड़ ऊपर है तो सूरज के कांटेक्ट में पहले आएंगे, तो इस वजह से जल्दी गर्म हो जाती है वहाँ की एयर, और इस वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है।
और वैलीज जो है वहां तक सूरज की किरणें लेट पहुंचेंगी, ऑफकोर्स पहले पहाड़ पे पहुंचेंगी, नीचे यहाँ पहुंचेंगी लेट, तो इस वजह से यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा और दिन के वक्त हवाएं ऊपर माउंटेन्स की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे वैली विंड्स। रात को इसका उल्टा होगा, क्या होगा भाई, रात के टाइम पे जो पहाड़ के ऊपर का जो इलाका है वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि सूरज जा चुका है तो वो वहाँ से हीट जल्दी निकल चुकी है, तो वहाँ पे ठंडक जल्दी हो जाएगी, तो वहाँ पे प्रेशर जो होगा हाई होगा और नीचे वैलीज के अंदर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, क्योंकि उस वक्त कंपैरेटिवली वैलीज क्या होंगी, ठंडी होंगी रात के वक्त। तो उस वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं नीचे की तरफ आएंगी, पहाड़ों से इस तरह से होकर आएंगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, माउंटेन विंड्स कहेंगे। तो ये दोनों फिनोमेना हैं वो किसके अंदर आते हैं, लोकल विंड्स के अंदर आते हैं। तो एट लास्ट फाइनली अब हम बात कर लेते हैं सीजनल विंड्स के बारे में। सीजनल विंड्स क्या होती हैं, जो किसी पर्टिकुलर सीजन के अंदर चलती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल माना जा सकता है इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून के अंदर भी हम देखते हैं दो तरह के मॉनसून मेजरली पढ़े जाएंगे, जिसमें से पहला है एडवांसिंग या साउथ वेस्ट मॉनसून। एडवांसिंग या साउथ वेस्ट मॉनसून का क्या मतलब है कि भाई साउथ वेस्ट मतलब ये इंडिया के अंदर साउथ और वेस्ट डायरेक्शन जो है, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से ही होते हुए एंटर होगा। मॉनसून का भी देखो सेम फिनोमेना ही है कि बारिश होने का रीज़न क्या है कि भाई जब बहुत देखिए आपको पता होगा कि मई जून के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस गर्मी से यहाँ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर वहाँ पे कम हो जाता है, तो लो प्रेशर हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम देखें ये जो समुद्री इलाका है, इंडियन ओशन है जिसकी ब्रांच है अरेबियन सी ब्रांच, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, तो वहाँ प्रेशर अभी यहाँ ठंडक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं क्या होती है, इंडिया के अंदर एंटर करती हैं। इस वजह से क्या होता है, जैसे ये एंटर करती हैं जून के फर्स्ट वीक के अंदर ही यहाँ केरला की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे टकरा के वो हवाएं ऊपर उठती हैं और क्लाउड्स बनाती हैं, और उन बादलों से क्या होती है, बारिश होती है। तो मतलब जो जून के अंदर पहली बारिश हो जाती है तो उससे हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई साउथ वेस्ट मानसून एंटर हो चुका है। और यही वास्तव में मेजर मानसून है ना। ये जो समुद्र की हवाएं आई थी, मॉइस्चर लेके आई थी, इतना सारा मॉइस्चर जो होता है जगह जगह ये हवाएं जाती हैं और वहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो वो है रिवर्टिंग और नॉर्थ ईस्ट मानसून। उसके अंदर क्या है, ये अक्टूबर से दिसंबर तक होती हैं। साउथ वेस्ट कब से, जून से सितंबर के अंदर देखा जाता है मानसून, तो अक्टूबर से दिसंबर के अंदर ये रिवर्टिंग मानसून देखा जाता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि ये जो हवाएं गई थी अब क्या हो चुका है, अक्टूबर दिसंबर के टाइम पे सर्दियां हो चुकी है, तो यहाँ जो लैंड है, ज़मीन है, वहाँ पे ठंडक है, तो वहाँ हाई प्रेशर है, और समुद्र की साइड में इस जगह पे क्या है, प्रेशर कम है, तो ये हवाएं वापस लौटती हैं और इस वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाली जगहों पे बारिश करती हैं। इस वजह से हम देखते हैं अक्टूबर दिसंबर वाले मानसून को हम कहते हैं रिवर्टिंग या नॉर्थ ईस्ट मानसून। आ कहाँ से रहा है, ये नॉर्थ, ऊपर का नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट से आती हैं ये हवाएं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, है ना, आसाम वाली जगह से कह सकते हैं। तीसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना कि वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी होती हैं, मतलब यहाँ इंडिया के इधर की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ से भी कुछ हवाएं आती हैं बारिश लेकर, तो वो जो एयर होती है वो काफ़ी यूज़फुल होती है ना, तो यूज़फुल रेन बोलते हैं उसको अपन, क्योंकि वो खेती के लिए पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं मावट कहते हैं उसे, और दिसंबर मार्च के अंदर इस तरह की बारिश देखी जाती है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए मॉनसून से रिलेटेड। तो इस तरह से आज हमने अपनी एग्रीकल्चर मेटियोरोलॉजी की प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो भी कवर कर लिया, और हमेशा की तरह इस वीडियो से रिलेटेड जो कुछ भी हमने जाना है उसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे जरूर पढ़िएगा। और साथ ही अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चंस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और एट लास्ट इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एग्रीकल्चरल स्टडीज से।